सुखिया, सुना है क्या? आज फिर उस पुरानी सड़क पर शहर की एक गाड़ी देखी गई है। तेज थी और अंधेरे में सीधे ढाबे की ओर जा रही थी। हाँ जगदीश, और मुझे कल रात जंगल से एक ऐसी आवाज सुनाई दी थी जैसे कोई चीख रहा हो, पर तुरंत ही वो आवाज कढ़ी की सुगंध में दब गई। तू जानता है ना, जब भी ढाबे पर नया शिकार आता है तो यही होता है। चुड़ैल का ढाबा, उसे कभी भूला नहीं जा सकता। हमें उनसे कुछ कहना चाहिए था, उन्हें मना करना चाहिए था। वो सड़क अब सिर्फ मौत का रास्ता है। उस ढाबे पे रात बिताना यानी अपनी आत्मा को हमेशा के लिए उस अंधेरे में सौंप देना। शांतिवन गांव के बुजुर्गों के ये फुसफुसाहट भरे संवाद उस रात की शुरुआत थे जब शहर के 3 युवा रमेश, दीपक और मीरा अनजाने में एक ऐसे अभिशाप की ओर बढ़ रहे थे जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ किंवदंतियों में सुना था। वे आधुनिक युग के यात्री थे जो पुराने नक्शों और जीपीएस पर भरोसा करते थे, लेकिन इस बार उनके सभी उपकरण विफल हो चुके थे। वे मुख्य राजमार्ग से भटककर एक सुनसान पथरीली सड़क पर आ गए थे जो उन्हें किसी अनजाने गंतव्य की ओर ले जा रही थी। रात के गहरे अंधेरे में उनकी गाड़ी ने आखिरी हिचकी ली और उसका पेट्रोल खत्म हो गया। तभी एक मोड़ पर घने जंगल के बीचों बीच उन्हें एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। ये एक पुराना ढाबा था जिसके सामने एक पुराना मुड़ा हुआ साइन बोर्ड था जिस पर हवा और बारिश से मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, चुड़ैल का ढाबा। ढाबे की बनावट बहुत पुरानी थी। लकड़ी की छतें नीचे झुक चुकी थी और दीवारों पर अजीब सी काली काई जमी हुई थी। रमेश, रुक जाओ प्लीज, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये नाम, ये जगह, सब कुछ अजीब है, जैसे ये दुनिया का आखिरी किनारा हो। देखो, सड़क का साइन बोर्ड, आगे कोई रास्ता नहीं। फिर ये ढाबा यहाँ कैसे है? अरे मीरा, तुम हमेशा इतना क्यों डरती हो? रात के 11 बज रहे हैं और गाड़ी का पेट्रोल खत्म है। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। ये ढाबा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। नाम जरूर भयानक है, पर शायद कोई साधारण सा पुराना ढाबा होगा। दीपक, तुम टायर चेक करो, मैं पानी पूछता हूँ। मुझे नाम से ज्यादा इसकी लोकेशन अजीब लग रही है। ये ढाबा सड़क से इतना हटकर जंगल के किनारे क्यों है? और देखो, इसके चारों ओर सिर्फ टूटी हुई बाड़ है, कोई लाइट नहीं जल रही। रमेश, हम वापस मुड़ सकते हैं, शायद गांव पास ही हो। वापस मुड़ना? इतनी रात को? नहीं, हमें बस एक रात बितानी है। देखो, खिड़की से धीमी सी रोशनी आ रही है, कोई तो है अंदर। रमेश हिम्मत करके ढाबे के दरवाजे पर गया और हल्के से दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा जोर से दस्तक दी। कौन है? इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? ये कोई सराय नहीं है। माफ करना माँ जी, हम यात्री हैं और हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या हम एक रात यहाँ रुक सकते हैं? और क्या आपके पास पीने का पानी मिल सकता है? दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके बाल बिखरे हुए और सफ़ेद थे और उसकी आंखें, वे अजीब थीं। गहरे काले घेरों से घिरी हुई वे ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं बल्कि सदियों का अंधेरा भरा हो। उसकी नज़रें स्थिर थीं, जैसे वो रमेश को नहीं बल्कि उसके पीछे की हवा को देख रही हो। आ जाओ, यहाँ रुकने वाले कम ही आते हैं। तुम्हारे लिए यहाँ जगह मिल जाएगी। अंदर आओ, मेरे पास गर्म खाना भी है। तुम थके हुए लगते हो। बूढ़ी औरत के स्वागत में एक अजीब सी गर्मी थी जो किसी भी यात्री को आरामदायक लग सकती थी, पर दीपक और मीरा को उसमें कुछ भयावह छिपा नजर आया। वे अनिच्छा से अंदर दाखिल हुए। रमेश, इस जगह से बहुत तेज गंध आ रही है, जैसे कोई पुरानी चीज जल रही हो और साथ में कुछ मसालेदार। और देखो, यहाँ ग्राहक क्यों नहीं है? इस ढाबे में कोई और क्यों नहीं है? दीपक सही कह रहा है। और इन दीवारों को देखो, ये इतनी काली क्यों है? जैसे इन्हें हमेशा धुएं ने ढका हो, पर यह धुआं साधारण नहीं लगता। और रमेश, उन बर्तनों को देखो, वे पीतल के नहीं हैं, लेकिन उनमें कुछ अजीब सा चमक रहा है, जैसे किसी जानवर की आंखें। बूढ़ी औरत ने उन्हें बैठने का इशारा किया। उसकी धीमी, लगभग रेंगती हुई चाल को देखकर लगा जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। ज्यादा बातें मत करो बच्चों, आराम से बैठो। क्या खाओगे? मेरे पास आज सिर्फ एक ही चीज है, खास कढ़ी। ये शांतिवन गांव की सबसे मशहूर डिश है। इसे खाने से सारी थकान मिट जाती है। जरूर मां जी, हमें खाने की सख्त जरूरत है। कढ़ी और कुछ रोटियां मिल जाएं तो। बूढ़ी औरत एक क्षण के लिए रुकी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो माँ की नहीं
बल्कि शिकारी की लग रही थी। रोटियां नहीं, सिर्फ कढ़ी। ये कढ़ी तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम रात भर नहीं सो पाओगे और तुम्हें नींद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो मुड़ी और कड़ाहे की ओर बढ़ गई। रमेश थका हुआ था और भूखा भी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दीपक ने देखा कि बूढ़ी औरत ने कढ़ी में एक ऐसी चमकीली चीज डाली जो मांस के किसी टुकड़े जैसी लग रही थी। वो चीज तुरंत कढ़ी में घुल गई और कढ़ी का रंग और गहरा हो गया। रमेश, मुझे ये कढ़ी नहीं खानी। ये किसी भी तरह से सामान्य नहीं लग रही। माँ जी, ये कढ़ी किस चीज की बनी है? इसमें कौन से मसाले डाले गए हैं? ज्यादा सवाल मत करो लड़के। जो दिया जाता है उसे खा लो। ये गांव के बाहर की चीज है। तुम इसका स्वाद नहीं समझ पाओगे। खाओ और सो जाओ। तुम्हारी गाड़ी कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने कढ़ी के कटोरे मेज पर रख दिए। कढ़ी का रंग गहरा लाल था और उसमें से भाप के साथ एक तेज धातु जैसी गंध आ रही थी। मीरा ने डर के मारे अपना कटोरा छुआ भी नहीं। रमेश ने भूख के मारे 1 चम्मच कढ़ी खाई। अरे, इसका स्वाद तीखा है पर बहुत ही शानदार। मैंने ऐसी कढ़ी कभी नहीं खाई। इसमें क्या है माऊजी? इसमें है लगन और थोड़े से गुप्त तत्व। खाओ खाओ। माँ जी, हमें खाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ रात बिताना चाहते हैं। हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। हम जमीन पर ही सो जाएंगे। सोगे? नहीं, तुम आज रात जागोगे। इस ढाबे में कोई सोता नहीं है। जो सोता है वो हमेशा के लिए सो जाता है। रमेश को अब डर लगने लगा था। कढ़ी खाने के बाद उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी, पर उसके दिमाग में एक तेज दर्द भी शुरू हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हैं। उसने हिम्मत करके दीपक और मीरा को उठने का इशारा किया। भागो रमेश, भागो। ये बूढ़ी औरत चुड़ैल है। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तीनों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन बूढ़ी औरत पलक झपकते ही उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी गति देखकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों की काली रोशनी अब लाल हो चुकी थी, जैसे अंगीठी की आग। कहाँ भाग रहे हो चूहे के बच्चे? जिसने मेरे ढाबे का खाना खाया वो कभी यहाँ से नहीं गया। तुम मेरी अगली सामग्री हो। मीरा ने डर के मारे एक डंडा उठाया, पर डंडा जैसे हवा को छूकर निकल गया। बूढ़ी औरत ने सिर्फ हंसा। उसकी हंसी किसी मानव की नहीं, बल्कि हजारों चमगादड़ों के झुंड की तरह थी। मुझे मारोगे? मैं तो इस जंगल की आत्मा हूँ। ये ढाबा मैंने अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने शिकार की हड्डियों से बनाया है। तुम मुझे नहीं मार सकते। रमेश ने देखा कि ढाबे की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग असल में इंसानों के चेहरे थे जो दर्द से चिल्ला रहे थे, और उन पीतल जैसे बर्तनों पर इंसानी चमड़ी के बाल लगे थे। ढाबे की गंध अब सिर्फ मसालों की नहीं, बल्कि खून और सड़ी हुई लाश की लग रही थी। ये हमें खा जाएगी। भागो, किसी भी तरह बाहर निकलो। दीपक ने हिम्मत करके एक खिड़की का शीशा तोड़ा और तीनों दोस्त टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद गए। बाहर का अंधेरा अंदर से ज्यादा डरावना था। वे अपनी गाड़ी की ओर भागे, पर गाड़ी का टायर पूरी तरह से कटा हुआ था। टायर कट गया है, अब क्या करें? हमें गांव जाना होगा। वहां कोई तो मदद करेगा। वे तीनों जंगल की ओर भागे, उसी दिशा में जहां शांतिवन गांव होने की उम्मीद थी। पीछे बूढ़ी औरत की भयानक हंसी और ढाबे के कढ़ाई से उठते धुएं का काला साया उन्हें दौड़ा रहा था। वे भागते रहे जब तक कि उन्हें दूर से कुछ झोपड़ियों की रोशनी नहीं दिखी। वे गांव के बाहरी हिस्से में पहुंच चुके थे। देखो, वो आदमी, शायद कोई जाग रहा है। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपने घर के बाहर बैठा कुछ लकड़ी छील रहा था। वे तीनों उसके पास हांफते हुए पहुंचे। बाबा, बाबा हमें बचाओ। चुड़ैल का ढाबा, वहाँ एक बूढ़ी औरत है। वो चुड़ैल है, वो हमें मारना चाहती है। तुम कहाँ से आ रहे हो बच्चों? उस सड़क पर तो कोई जाता ही नहीं है। चुड़ैल का ढाबा की बात कर रहे हो? हाँ, हम उसे जानते हैं। वो ढाबा गांव का कलंक है। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? पुलिस को बुलाओ या गांव वालों को। पुलिस यहाँ नहीं आती बेटी, और गांव वाले, हम डरते हैं। वो ढाबा, वो औरत, वो सैकड़ों सालों से यहीं हैं। जो भी उस सड़क से भटक कर जाता है वो उसका शिकार बन जाता है। आप डरपोक हैं। वो बूढ़ी औरत हमें खा जाएगी। आप इस तरह चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? गुस्सा मत करो बालक। क्या तुमने वहाँ कुछ खाया है? हाँ, मैंने थोड़ी सी कढ़ी खाई थी।
उसने हमें दी थी। तब तुम खतरे में हो। उसकी कढ़ी वो साधारण कढ़ी नहीं है, वो अपने शिकार के खून और आत्मा से बनी होती है। जिसने उसे खाया है उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से निकलकर ढाबे की कढ़ी में मिल जाती है। तुम्हारे पास बस कुछ ही घंटे हैं। रमेश, दीपक और मीरा को लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। गांव का बुजुर्ग अपनी कहानी में कोई झूठ नहीं बोल रहा था। तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। वो बूढ़ी औरत चुड़ैल शक्तिहीन हो जाएगी अगर तुम उसकी सामग्री के स्रोत को खत्म कर दो। उसका कढ़ाहा वही उसकी शक्ति का स्रोत है। वो रोज रात को उसमें कुछ नया मिलाती है ताकि उसकी शक्ति बनी रहे। हम वापस जाएंगे, हम उसके कढ़ाई को नष्ट कर देंगे। हमें कुछ हथियार चाहिए। हथियार उसे नहीं मारेंगे, उसे सिर्फ एक चीज नष्ट कर सकती है, पवित्र अग्नि। मेरे पास गांव की देवता का एक छोटा सा दिया है। ये दिया पीढ़ियों से जल रहा है और ये उसके अंधेरे को खत्म कर सकता है, लेकिन इसे वहां तक ले जाने के लिए किसी को बलिदान देना होगा। बलिदान? ये क्या कह रहे हैं आप? हम क्यों बलिदान दें? क्योंकि जिसने कढ़ी खाई है वो पहले ही उसकी पकड़ में है। चुड़ैल को उस कढ़ी से पता चलता रहेगा कि तुम कहाँ हो। तुम रमेश को दिया लेकर वापस ढाबे तक जाना होगा। तुम उसे आग लगाओगे और तुम्हारे दोनों दोस्त यहाँ सुरक्षित रहेंगे। नहीं, मैं अकेला नहीं कर सकता। हम दोस्त हैं, हम साथ मरेंगे या साथ जिंदा रहेंगे। रमेश की आंखों में दर्द था, पर कढ़ी का नशा अब उसे और ज्यादा हिम्मत दे रहा था। उसने बूढ़े आदमी के हाथों से वो छोटा मिट्टी का दिया लिया। दिए की रोशनी बहुत कम थी, पर वो रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। रमेश, प्लीज मत जाओ, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। नहीं मीरा, ये मेरा फैसला है। मैंने उसकी कढ़ी खाई है और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस अभिशाप को खत्म करूं। तुम दोनों यहां रुको। अगर मैं सफल हुआ तो मैं सुबह वापस आऊंगा, अगर नहीं तो ये दिया तुम दोनों को गांव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। रमेश ने दिए को अपनी शर्ट के अंदर छिपाया और बिना किसी शोर के वापस जंगल की ओर चल पड़ा। गांव का बुजुर्ग और दीपक मीरा उदास आंखों से उसे जाते हुए देखते रहे। जंगल का रास्ता अब और ज्यादा भयानक हो गया था। पेड़ की डालियां किसी हाथ की तरह रमेश को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो ढाबे के करीब पहुंचा, बूढ़ी औरत की भयानक आवाज गूंज उठी। आ गए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें महसूस कर लिया था। तुम्हारी आत्मा की सुगंध मुझे बुला रही थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुमने मेरी कढ़ी खाई है। आओ और मेरी अगली सामग्री बन जाओ। रमेश ने देखा कि ढाबे के चारों ओर अब सैकड़ों आंखें चमक रही थीं। ये चुड़ैल के पुराने शिकारों की भटकती हुई आत्माएं थीं। वो हिम्मत करके ढाबे के टूटे दरवाजे से अंदर गया। चुड़ैल वहीं बैठी थी जहां उसने कढ़ी परोसी थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तुम खुद आ गए, अच्छी बात है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी यादें, तुम्हारी सारी शक्ति, ये सब मेरी कढ़ी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। आओ, पास आओ। नहीं, मैं अब तुम्हारा शिकार नहीं हूं। मैंने तुम्हारा खाना खाया, पर मैं तुम्हें अपनी आत्मा नहीं दूंगा। ये ढाबा, ये कड़हा, ये सब नष्ट होगा और तुम भी। रमेश ने दिए को बाहर निकाला और उसे कसकर पकड़ा। दिए की रोशनी बूढ़ी औरत के चेहरे पर पड़ी। दिए की पवित्र अग्नि के सामने आते ही चुड़ैल दर्द से कराह उठी। ये क्या है? ये अग्नि, ये कहाँ से लाई? तू मेरे बच्चों को नहीं जला सकता, ये मेरा घर है। तुमने कर दिखाया दोस्त, तुमने उस चुड़ैल को हरा दिया। तुम सचमुच बहादुर हो। हाँ, मैंने कर दिया। वो अब चली गई है, हमेशा के लिए। अब इस गांव को डरने की जरूरत नहीं है। युवा, तुमने हमारे गांव पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। आज शांतिवन गांव को सच्ची शांति मिली है। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल और गांव पर पड़ीं, तो सबने देखा कि चुड़ैल का ढाबा की जगह अब सिर्फ जली हुई राख और एक बड़ा सा गड्ढा था। गांव वालों ने रमेश, दीपक और मीरा की गाड़ी को ठीक किया। जब वे गांव से निकलने लगे तो बुजुर्ग ने रमेश को एक छोटा सा ताबीज दिया। इसे अपने पास रखना, ये तुम्हें बुरे रास्ते से दूर रखेगा। और याद रखना मेरे बच्चे, दुनिया में हर बुराई की अपनी एक कीमत होती है और तुम्हारी हिम्मत ने उस कीमत को चुका दिया। रमेश, दीपक और मीरा ने शांतिवन गांव को अलविदा कहा। वे वापस मुख्य राजमार्ग की ओर चल दिए। अब उनके सफर में कोई डर नहीं था।
सिर्फ एक भयानक अनुभव की याद थी। रमेश अब जानता था कि अंधेरे के स्वाद में कितनी भयानकता छिपी होती है और उस अंधेरे को मिटाने के लिए इंसान को कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है। चुड़ैल का ढाबा अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था। शहर वापस पहुंचने के बाद रमेश, दीपक और मीरा ने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि उन्होंने जो अनुभव किया वो किसी कहानी से कम नहीं था और उन्होंने फैसला किया कि वे इस कहानी को हमेशा एक रहस्य ही रखेंगे। रमेश अब कभी भी अपनी भूख या थकावट को किसी भी अजनबी जगह पर हावी नहीं होने देता था। उसे उस कढ़ी का स्वाद याद था, वो भयानक स्वाद जिसने उसे लगभग उसकी आत्मा से वंचित कर दिया था। उसने ये भी सीखा कि कभी-कभी सबसे ज्यादा आकर्षक चीज में ही सबसे बड़ा जहर छिपा होता है। मीरा, जो हमेशा डरती थी, अब अधिक साहसी और सतर्क हो गई थी। उसने समझा कि डर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। और दीपक, जो हमेशा शक्की रहता था, अब अपने संदेहों पर भरोसा करना सीख गया था। उसने जाना कि कभी-कभी छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस भी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 3 दोस्त अपनी यात्रा को पूरा करके वापस आ गए थे, लेकिन वे अब पहले वाले नहीं थे। वे अब अंधेरे के उस स्वाद को जानते थे। चुड़ैल का ढाबा उनके जीवन का वो अध्याय था जिसने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ अस्वीकार करके ही बचाया जा सकता है। और शांतिवन गांव, वो सचमुच शांतिवन बन गया था। गांव वालों ने उस ढाबे की राख पर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया था, पर रात के अंधेरे में जब हवा चलती थी तो बूढ़े लोग अभी भी फुसफुसाते थे कि उस जली हुई जगह से कभी-कभी तेज मसालों और खून की हल्की सी गंध आती है। चुड़ैल चली गई थी, पर उसका ढाबा, उसकी यादें अभी भी जिंदा थी, जंगल के उस कोने में हमेशा के लिए। ये थी कहानी चुड़ैल का ढाबा की, भयानक लालच, असाधारण साहस और बलिदान की एक कहानी।